धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेज़ खान। जिस पेशे में हूं, जिस प्रोफेशन में हूं, या जिसको एक मिशन के तौर पे कहा जाता था, हालांकि आज पत्रकारिता कमीशन के लिए की जाती है, उसमें मेरी जिम्मेदारियां बहुत बनती है। मुझे कल से आपके सामने कई सारी खबरें रखनी चाहिए थी बांग्लादेश में घटे इस बड़े घटनाक्रम को लेकर। जैसा कि आपको बता रहा हूं कि पिछले कई दिनों से अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूं अपनी आंखों के सिलसिले में, तो इसलिए वक्त नहीं निकाल पाया। लेकिन अभी जब वक्त मिला तो मैं एक बहुत अहम मुद्दे को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको हमारे भोंपू मीडिया ने पूरी तेजी से उठा रखा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं, और तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कुछ बयान भी दिखाए जा रहे हैं। नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये बहुत सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है, और क्या इसी वजह से, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और क्या इसी वजह से जो वहां की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री ने एक आम नागरिक है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या नाम है उसका? शेख हसीना वाजिद। क्यों ये सब चीजें आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं 2024 के चुनाव के बाद? क्योंकि हमने देखा कि सांप्रदायिकता को कैसे भारत की जनता ने करारा जवाब दिया है। अयोध्या और बद्रीनाथ जैसी जगह पर भी भाजपा की करारी शिकस्त हुई है। तो क्या बांग्लादेश के जरिए भारत के अंदर सांप्रदायिकता फिर उभारने का प्रयास किया जाएगा? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी। जी हाँ, कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी गहरी और पैनी नजर रखते हैं। रोजाना हमारे साथ वैश्विक हलचल के ताजा बुलेटिन में जुड़ते हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर खास तरीके से उनसे बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला सवाल जो मैं आपसे सीधे करना चाहता हूं, क्या आपने कोई इंटरनेशनल मीडिया देखा हो, बांग्लादेश के अखबार देखे हों, जो बता रहे हो कि वहां पर कुछ सांप्रदायिक वारदातें हो रही हैं, हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है? कहीं भी कोई खबर आपको मिली हो, बताइए। नहीं, इस तरह की खबर मैंने नहीं देखा है। वास्तव में मैंने जो यहाँ के गोदी मीडिया कहें या लैपटॉप कॉरपोरेट मीडिया कहें, तो वह ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुओं को ऊपर आक्रमण हो सकता है क्या, और बेवजह इस शंका के आधार पे जो वहां का नैरेटिव उसको बदल रहे हैं। वहां का नैरेटिव बिल्कुल भिन्न है। इन दो महिलाओं के बीच में या अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, उस संघर्ष का ये बिल्कुल रास्ता ही हम बदल रहे हैं। और यह हर मीडिया जो है इस कोशिश में है कि किस तरह से दिखाएं कि वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ संभावनाएं, भीड़ और मारपीट हो सकता है। यदि छोटे मोटे आर्सन हुए हैं तो वह किसी धर्म या जाति विशेष के खिलाफ नहीं, वह सरकारी संस्थाओं के खिलाफ, जैसे मुजीबुर रहमान की मूर्ति को उन्होंने गिरा दिया। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जी, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है ना सर, कि वहां जो आप बता रहे हैं कि दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है, मुझे लगता है उससे भी पार जाके बात करनी चाहिए। छात्रों ने, युवाओं ने एक तानाशाह के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया, जो तमाम लोगों को सिर्फ डंडे से हाँक रहा था और जेलों में डाल रहा था। वो तो तानाशाह थी। शेख हसीना जो भगाई गई वहां से, वह तानाशाह थी। लेकिन जो दूसरे पक्ष की है वह कम तानाशाह नहीं है। मजबूरी यही है जनता की कि एक तानाशाह जो सामने दिख रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो पीछे जो है छुरा लेके वह भी खड़ा है, इसी ताक में कि कब वह सत्ता में आए तब ताकि तुमको लूटना शुरू करे और पुरानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था बरकरार रहे। यह बेचारे वहां जनता को नजर नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी रोजगार बढ़ जाए, जो खिलाफ लड़ रहे थे वह रिजर्वेशन के, वह खत्म हो जाए तो इनकी नौकरी बढ़ जाए, गरीबी रेखा से ऊपर उठने का मौका मिले, खरीदने को क्षमता मिल जाए। और दूसरे अंततः इस पे यह भी है कि जब भीड़ का माहौल पैदा होता है, उसको सही राजनीतिक दशा नहीं मिलती है, तो वह बिखर के वही होता जो है नजर आता है। लेकिन अभी तक इसके बावजूद कि यूरोपियन यूनियन ने भी चिंता की है कि शायद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हंगामा शुरू हो जाए, शायद उन्होंने कहा अभी तक उस दिशा में नहीं है। अभी तक भी जनता इसी जोश में है, खुशी में है कि उन्होंने एक तानाशाह को हरा दिया है। जी, लेकिन मुझे लगता है वहां के छात्र ज्यादा समझदार हैं, वहां के युवा ज्यादा समझदार हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर यूनुस को लाया जाए, वो अंतिम संस्कार को जो है चलाएं। डॉक्टर यूनिस, जैसा आपने सही कहा कि वो नोबेल प्राइज विनर भी हैं, वह विदेश में पढ़े हुए हैं। हालांकि विदेश का पढ़ने का मतलब नहीं है कि वह वास्तव में बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हों,
लेकिन उनके ऊपर यह जाता है कि ग्रामीण बैंक की जो उन्होंने देखरेख की और उससे पूरे जो बांग्लादेश में उन्होंने फैलाया उसको, और छोटे मोटे काश्तकारों को, मेहनतकरों को, किसानों को, खासकर महिलाओं को इन्होंने लोन दिए। हालांकि इनके ऊपर आरोप यह है कि लोन वापस करने के लिए जो इनकी फौज फौज मतलब जो मसलमान थे, जो जाकर उनके लोन करते वापस लेते थे और जबरदस्ती करते थे, और 96-95% लोन वापस लाए, जिसके कारण इनको प्राइज भी मिला। पूरे वर्ल्ड भर में बैंक के लिए एक आइडियल बन गए। भारत में देखें तो बहुत सारे लोन बुड़ जाते हैं, हालांकि हम देखें तो लोन वहां बुड़ते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे लोगों के लोन नहीं बुड़ते, जाके आप धर पकड़ लेते हैं। इनको उन्होंने चाहे वो प्रेसिडेंट बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए, या इनको कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बने उसके चीफ एडवाइजर बने, ये इनकी जनता की मांग है, इस उम्मीद में कि इनको नौकरी दिलाएंगे, इनको काम दिलाएंगे, बैंक का और भी प्रचार प्रसार होगा, जनता के पक्ष में होगा, ना कि पूंजीपतियों के पक्ष में होगा। हालांकि वह चीज होगा नहीं। इसलिए वहां की जनता जिनने इन्होंने सत्ता उखाड़ फेंकी, इतने मजबूत तानाशाह के धाराशाही कर दिया कि उनको भागना पड़ा, तो ठीक है, उनकी यह अभी तत्काल में नजर ही आ रहा है। वहां कोई इस तरह की क्रांतिकारी या प्रगतिशील पार्टी नहीं है जो जनता को सही रास्ता दिखा सके। जी। अब बात करते हैं भोपू मीडिया की फिर से, क्योंकि जो वहां की तस्वीरें दिखाकर, वहां की खबरें बार बार बताकर एक नफरत दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है, उसके जो असरात होंगे उस को लेके आगे बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल, आपको नहीं लगता सरकार पे खड़ा होता है? इतने दिनों से वहां आंदोलन चल रहा था, क्या सरकार को वहां से भारतीयों को समय से नहीं निकालना चाहिए? या ये जो यूक्रेन में जो हो रहा है वहां सब कुछ देख लेते हैं, दूर इनको दिखाई देता है और पास का इनको कुछ समझ नहीं आता है, नजर नहीं आता है? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। हालांकि अभी स्थिति मुझे नहीं नजर आया कि ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत थी, लेकिन फिर भी बुलाया तो अच्छी बात है कि सबके सलाह लें। और खासकर चूंकि जो बंगाल में भी सत्तारूढ़ हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी चूंकि बॉर्डर पे आते हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे लोग भी हैं, कांग्रेस वगैरह हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसमें मसला यह होना चाहिए कि जो बंगाल में हुआ, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में हुआ, वह आखिर क्यों हुआ? हुआ तो क्या हमारा हाथ था, यानी बिना हमारे जानकारी के हो गया? क्या रॉ बिल्कुल फेल हो गई? क्योंकि यह आंदोलन जो खड़ा है उसको कुछ वक्त हो गया, यह अचानक हुआ हो, लेकिन फिर भी कुछ वक्त हो गया। और इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है क्या? और यदि विदेशी शक्तियों का हाथ है तो क्या बिना अमेरिका के चाहे या बिना रॉ के चाहे ऐसा हो गया है? लेकिन अब उसका यह भरपूर मसला जो है, वह आरएसएस हो या इनके पक्ष में भाजपा के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उसका रंग ही बदल रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की बात हो रही है। हालांकि वो अभी है नहीं। वहां की जनता, हम कहें तो हमारी जनता से कम सेक्युलर नहीं बल्कि ज्यादा है। और इसका रंग यदि इस तरह की देने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि चुनाव में तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिला इनको, शायद आगे में समेट सके अपनी जनता को, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। जी। पर मुझे लगता है सर, जिस तरीके से मीडिया पे सारे दिन दिखाया बताया जा रहा है, तो कुछ ही दिनों में या एक आध दिन में या आजकल में खबरें आनी शुरू हो जाएगी, या ये अपने ही लोगों से ड्रामेबाजी शुरू करा देंगे कि कहीं से कोई भीड़ उठी और उसने जाके बदले की भावना में कार्रवाई करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए, भारत की जो अभी तक राजनीतिक जो तौर तरीका रहा है, शुरू से स्वतंत्रता से लेकर, कि यहाँ का विपक्ष विदेश मसलों में ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। अमेरिका में अलग है, अमेरिका का विपक्ष विदेश मसलों पर हमेशा बोलता रहा है। हमें, हमारे लोगों को, हमारे विपक्षियों को, जो पूंजीवादी चाहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। विदेश नीति खासकर जो पड़ोस में हो रहा है, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जरूर अपने आवाज उठाने चाहिए, अपनी बातें खड़ा करना चाहिए। चीन के ऊपर जरूर बोलते हैं कि उसने हमारी जमीन ले ली है और हमारी सरकार कमजोर पड़ी यहाँ पे। और यह मौका है, चूंकि हमारे विदेश मंत्री ने सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो इनको बोलना चाहिए कि, सबसे पहले बोलना चाहिए कि हमारी मीडिया जो आग लगा है उसमें घी डालने का काम ना करे और उसका नैरेटिव ना बदले, रंग ना बदले, उसको हिंदू मुस्लिम में कहीं से ना लाए, क्योंकि इसके कारण वहां जो हिंदू है उनके ऊपर खतरा पैदा हो सकता है और हमारे मुसलमानों के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। और बेवजह यह चीजें उठने की कोशिश हो रही है। क्या हमारी मीडिया जानबूझ के सवाल उठा रही है? यह 100% कांग्रेस को इस पर आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी जहां तक बात है, यदि यह सरकार उस तरफ जा रही है बिना यह समझे हुए कि इनको केवल फायदा नहीं नुकसान हो सकता है, यदि बांग्लादेश के छात्रों ने, हमने देखा हमास ने किस तरह का आंदोलन वहां किया, खैर वहां तो आर्म्स के थ्रू थे और उनके मदद में ईरान और दूसरे देश थे। बांग्लादेश के छात्रों, युवकों और वहां के जो भी हो, जमात हो,
जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो मिलकर जिस तरह की, और यह स्वमस्फूर्त था, जनता उसमें आई है। यह नहीं कर सकते कि केवल इन लोग आते, जनता उस आंदोलन में आई है। तो क्या यहाँ की जनता नहीं उठ खड़ी हो सकती है? यदि इस आग से उनको लगता है कि केवल बांग्लादेश में और केवल हमारे मुसलमानों के खिलाफ होगा, इस आग में उनके भी लपेटे में आने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि हमारे भी छात्रों को, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, किसानों को ना नौकरी मिल रहा है, ना खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें की जा रही है? मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख देता हूँ। शेख हसीना पहले उड़ी, अगरतला पहुंची, फिर अगरतला से उड़ी गाजियाबाद के हिंडन पहुंची, वहां रुकी रही। अब उनको किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। ब्रिटेन जाने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। खबर आ रही है कि अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा है, जबकि उनका वहां बेटा कोशिशों में लगा हुआ था कि उनको अमेरिका ले जाए। अब उनको यहां रोक लिया जाएगा और वहां की खबरें जो है वो दिखाई जाएंगी कि हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। तो कहा जाएगा कि हमने शेख हसीना को शरण दी है, इसका बदला वहां के लोग हिंदुओं से ले रहे हैं। इसकी संभावना बनती है, यह नैरेटिव बदलने में, चूंकि जहां सोशल मीडिया की बात है, 90% से अधिक इनका कब्जा है। लेकिन इसके साथ यह भी बात हो रहा है, हालांकि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कि अमेरिका और इंग्लैंड, ऐसा लगता है कि उनका उंगल जो यहाँ का आंदोलन चल रहा है, आर्थिक रूप से इनके पार्टी के रूप से जमात को वगैरह दे रहे हैं। और जो पहले की विपक्ष की नेता थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनको रिलीज कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे सैकड़ों की तादाद में जिसको पिछली सरकार ने कैद किया हुआ था, उनको छोड़े जा रहे हैं। तो यह तो नजर आ रहा है कि उनकी मिली भगत है। भारत यदि इसे चूक गया है तो यह भारत के लिए शर्म की बात है, इसके विदेश नीति के लिए, इसके रॉ के लिए, इसके जो भी इंटेलिजेंस है सबके लिए, और यहाँ के सरकार के लिए। लेकिन अब इसका फायदा यदि इस रूप में उतार रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा ही गलत है। मुझे असंभव नहीं लग रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे खुलेआम नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट इनकी जो मीडिया जो बोल रही है। विदेश मंत्रालय हमें अभी कुछ न कुछ सतर्कता जरूर बरत रही है, लेकिन वहां की शेख हसीना को यदि उन्होंने शरण दिया है और बाहर जाने में असमर्थ है, बांग्लादेश तो वापस लौट नहीं सकते हैं, तो इसका दो तरीके से इस्तेमाल होगा। एक तो जो आप कर रहे हैं वो, दूसरे अभी जो बांग्लादेश की नई सरकार बनेगी, एंटी भारत मुहिम पैदा करता है, तो इनके समर्थकों की मदद से कि देखो हमने साथ दिया है इनको, और बांग्लादेश में इनकी मदद से जो 1971 में किया गया था, डायरेक्ट मिलिट्री के थ्रू नहीं, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सोशल मीडिया के तरह कोशिश, इसकी संभावना बनती है। जी। क्या सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है शेख हसीना को लेकर अपनी पॉलिसी? क्योंकि पहले अगरतला में उतारा, फिर उनको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे घंटों खड़े रखा, फिर बताया गया कि अजीत डोभाल मिलने पहुंचे हैं, और अभी भी सरकार क्लियर नहीं कर रही कि हम शरण दे रहे हैं। ये खबरें चल रही हैं कि जब तक वो ब्रिटेन कहीं चली नहीं जाती है तब तक यहाँ पे रहेंगी। क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्हें करना क्या है? इसलिए कि इनकी अभी तक जो विदेश नीति थी वह अपनी तारीफ के रूप में आता था। नंबर 2, जहां भी जाओ वहां के भारतीयों को जमा करके भाषण दो। नंबर 3, कि हमारे यहाँ निवेश की बड़ी संभावना है, अपनी तुम पूंजी लाओ। ये बगल में पाकिस्तान था तो उससे इस तरह की संभावना नहीं थी, चीन बिल्कुल अलग है। और बांग्लादेश में जो हुआ इसकी उम्मीद इन्हें नहीं थी, हालांकि महीने भर हो चुके थे। और इस तरह से भड़क जाएगा, और बांग्लादेश की आर्मी ने कह दिया कि हम जनता के साथ है, और इसलिए वहां की शेख हसीना को भागना पड़ा। इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी। दूर की लग्गी लगा के यह युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन में, लेकिन यहां पे 100% असफल रहे हैं। यह लोग इसको ताड़ने में, इस आगे आने वाली स्थिति को समझने में असमर्थ रहे हैं। और जब आ गया है तो हमारे विदेश मंत्री कूद रहे हैं, हमारे एनएसए साहब कूद रहे हैं, हम विपक्षियों से भी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्षी इसमें जहां तक देखे तो उनकी यही होती है कि अभी ममता बनर्जी ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, दूसरे लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। दूर जब तक की स्थितियां थी बड़े अच्छे से लोग बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी है कि जल्दी से कुछ डिसीजन ले, और इसमें कांग्रेस ज्यादा सफल होगी, क्योंकि उसके नेता विदेश मंत्रालय में रहे हैं, उनको इस चीज का पता है, जहां भाजपा पूर्ण तरह से असफल हो चुकी है। जी। ये जो लाइन आपने कई बार दोहराई है कि जैसे अमेरिका में विपक्ष विदेशी नीति को लेकर हमेशा सजग नजर आता है, वैसे ही हमारे यहाँ के विपक्षियों को भी सिर्फ इस मुद्दे पर बात नहीं करनी होगी कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली है। तमाम जो घटनाक्रम विदेश नीति को लेकर सामने आ रहे हैं उस पर बहुत मुखरता से बोलना पड़ेगा। और उसकी आड़ में जो ये 2024 का भी चुनाव हारे हैं, मैंने फिर कहूंगा कि अयोध्या और बद्रीनाथ ने इनको जो सबक सिखाया है, उसके बाद जो ये फड़फड़ा रहे हैं फिर से अपने सांप्रदायिकता के नाक को उठाने के लिए जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए
कांग्रेस, क्योंकि वो सत्ता में लंबे समय तक रह चुकी है, उसको आगे आना ही चाहिए और पार्टियों को साथ लेकर, वरना यहाँ बहुत बड़ा खेला ये लोग करके ही छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कुछ जानकारियां दी, कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, घटनाक्रम चल रहा है, ये सब क्यों हुआ है ये भी आपको बताएंगे। इसमें जो अगल बगल के देश हैं उनकी क्या भूमिका है, अमेरिका और पश्चिम की क्या भूमिका है, इस पर भी एक अलग बातचीत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।